गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाना लम्हे। ठीक है, तो आज हम इस अफसाने को पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भाई अगर हम लम्हे को पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए इसे लिखा किसने है ना। यानी हम बलवंत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे जिसने इन्हें लिखा है। इसके बाद अब क्योंकि ये क्या है, मुख्तसर अफसाना है। मुख्तसर अफसाना किसे कहा जाता है, क्या होता है, तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मुख्तसर अफसाना क्या है। क्योंकि इस पर आपका एक शॉर्ट नोट ज़रूर आता है कि भाई अफसाना या नॉवेल क्या है ना। तो कभी अफसाने पे आ जाता है तो कभी नॉवेल पे आ जाता है, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की अहम नस्र सिन्फ है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़े का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े। यानी अफसाना जो होता है बेटा, वो हमारी ज़िंदगी के क्या होता है, करीब होता है। ठीक है, यानी इसमें कोई हकीकी वाक़े को बयान किया जाता है। ठीक है, यानी किसी के साथ हुआ है वो, या हमने होते हुए देखा है कहीं। ठीक है, और हम उससे मुतासिर हुए, तो वो चीज़ हम अफसाने के पैराए में लिखेंगे ताकि हम सामने वाले को भी उस बात से मुतासिर कर सकें। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं। अफसाने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं, यानी बहुत सारी तारीफ़ें अफसाने की दी गई हैं कि अफसाना ये है, अफसाना ये होना चाहिए, अफसाना इसको कहते हैं। लेकिन अब देखिए क्या लिखते हैं। एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक ही नशिस्त में पढ़ी जाने का मतलब होता है कि एक ही बैठक में पढ़ी जा सके, है ना। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, है ना। यानी आप अगर बैठे एक बार तो एक बार में पढ़ के उठे, जबकि आप नॉवेल को ऐसा नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि नॉवेल कितने 500-700 सफ़ों पे होती है। ठीक है, अब इतने सफ़ात आप आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो नशिस्त मतलब क्या होता है, एक ही बैठक। ठीक है, एक ही बैठक में आप उसे पढ़ सकें। ये एक मगरिबी अदीब हैं, उन्होंने अफसाने की ये तारीफ़ दी है। ठीक है, कि अफसाना किसे कहते हैं, यानी अफसाना इतना छोटा होना चाहिए और पूरी कंप्लीट बात दे। ये नहीं कि छोटा है तो फिर आधा ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए लिखते हैं। अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी फ़नी तख्लीक़ है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है ना, या वो क्या सलाह आपको देना चाह रहा है, ये भी उसमें वो ऐड कर देता है ना। जैसे उसने कोई वाक़या देखा तो वो उसे भी बयान करेगा, और साथ में अगर वो उस जगह पे मौजूद होता या अगर वो उसके बस में होता तो वो उसमें क्या कर सकता था, वो उसको भी वहाँ पे ऐड करेगा। ठीक है, लिखते हैं। किसी मखसूस वाक़े या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब और तंजीम पढ़ने वाले को मुतासर कर सके। यानी हम कुछ भी लिखेंगे, है ना, तो वो इस तरह से होना चाहिए ना, ताकि आप उसे देखें, आपका दिल करे कि अरे आगे क्या होगा, आपकी उसमें दिलचस्पी आए। ठीक है ना, तो पढ़ने वाला मुतासिर हो, वो उसकी तरफ रुजू करे, वो देखे कि भाई इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अफसाना कहते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के करीब होता है। इसमें जो ऐसे किरदार हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं है, परी, है ना, या तोते में जान होना या तोते का बोलना, इस तरह के जो किरदार हैं वो इसमें मौजूद नहीं होते। ठीक है, और इसमें किरदार की तादाद भी बहुत कम होती है नॉवेल और दास्तान के मुकाबले में। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं। अफसाने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ बयान की है उनसे वाज़ेह होता है कि अफसाना बयान तख्लीक़ी तहरीर है। यानी क्या है, इसमें कुछ बयान करने का अंदाज़ होता है। ठीक है, अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह की नकूश या जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। यानी या तो कोई एक पर्टिकुलर किरदार होगा, वो क्या सोच रहा है, किस परेशानी में मुब्तला है, या तो उसका दिखाया जाता है, नहीं तो पूरा एक ग्रुप है ना, 5-6 लोग हैं या 8-10 लोग हैं, वो किस तरह की परेशानी में मुब्तला है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मनाजिर और माहौल की पेशकशी बहुत नपी तुली होती है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि अफसाने की खूबी यही है कि वो इख्तिसार के साथ, यानी छोटा हो, है ना, एक ही बैठक में पढ़ा जाए। अगर हम बहुत चीज़ डिटेल में देने लग जाएंगे तो क्या होगा कि भाई लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे कि भाई इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम इतना बड़ा पढ़ें। ठीक है, तो कहते हैं सब चीज़ें ना बहुत नपी तुली होती हैं, जितनी की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही उसमें किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
हर अफसाने के लिए प्लाट, किरदार, ज़मा व मकान लाज़मी जुज़ की हैसियत रखते हैं। भाई ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके पास प्लाट नहीं होगा, अगर आपके पास कोई किरदार नहीं होगा, तो आप अफसाने को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसी लिहाज से अफसाने की अक़साम भी बयान की गई हैं, यानी कि इसी तरह से अफसाने की किस्में भी बनाई गई हैं। ठीक है, यानी प्लाट का अफसाना, किरदार का अफसाना या माशरती अफसाना। ठीक है, कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जो किसी माहौल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सिर्फ। ठीक है, उसमें किसी समाज की परेशानी को दिखाया जाता है और किरदार बदल बदल के आते रहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका मतलब कहलाएगा कि भाई आप माशरती है या समाजी अफसाना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर किरदार है और उसके ऊपर तरह तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो वो किरदारी अफसाना कहलाएगा कि भाई ये अफसाना क्या है, ये किरदारी अफसाना है, इसमें मेन फोकस किरदार पर है। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं, अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़िदीन अफसाना निगार के नुक्ता नज़र को भी अहम करार देते हैं। यानी इन अफसाना निगार ख़ुद क्या सोचता है ना, कहाँ तक वो अफसाने को ले जा सकता है, इस चीज़ को भी अहम करार दिया है। अफसाना निगार के उसलूब में रज़्म, किनाया और तासीर को भी ज़रूरी समझा जाता है। यानी उसके अंदर इस तरह से भी बात हो कि हर चीज़ वो वाज़े लफ्ज़ों में ना कह दे, कुछ चीज़ें ढके छुपे अंदाज में भी की जाए, है ना। अफसाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि हम सिर्फ तफरी तबाह करें और ख़त्म करके चले जाएं, नहीं, उससे हमें सीख भी दी जाती है कि हम आगे उस चीज़ को देखें अगर, तो हम उससे लड़ सकें। ठीक है ना, आगे चलते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले भी ये बात कई बार बता चुकी हूँ कि सदी जो होती है वो हमेशा आगे चलती है ना। अगर जैसे अभी ये 2000 चल रहा है, तो सदी कौन सी चल रही है? 21वीं चल रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ 20वीं सदी की बात हो रही है, यानी 1900 में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। ठीक है, उनसे पहले भी अफसाने लिखे जाते थे, लेकिन जो हमने एक अफसाने की कैटेगरी डिसाइड की थी कि भाई ऐसा होगा तो ही हम उसे अफसाना मानेंगे, तो वो उसमें फुलफ़िल नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, इसलिए जो बाकायदा तौर पे अफसाने माने जाते हैं वो प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के माने जाते हैं। ठीक है, उनके फ़ौरन बाद कई अफसाना निगार उभरे, मिसाल के तौर पर लाम अहमद अकबराबादी। ठीक है, इसके बाद सुल्तान हैदर जोश, नियाज़ फतेहपुरी, ठीक है, हिजाब इम्तियाज़ अली वगैरह। तो ये इस तरह के उस दौर के कुछ और अफसाना निगार हैं जो बाद में आए हैं। ठीक है, अब देखिए, लिखते हैं 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। आप सब जानते हैं तरक्की पसंद तहरीक के बारे में। ठीक है, और इसके चंद बरस पहले यानी 1932 में, है ना, 1932 में अंगारे जो है वो शाया हो चुके थे, जिसमें टोटल 10 अफसाने थे, है ना। कहा यह जाता है 9 अफसाने थे और एक ड्रामा था। ठीक है, अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाया हो चुका था। ठीक है ना, यानी इसमें ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बात की गई थी या कुछ ऐसी बातें की गई थी जिसे बाग़ियाना करार देके क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। ठीक है, और कहा था कि लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम था इसका? अंगारे। ठीक है, ये 1932 में शाया हुआ था। लिखते हैं, इन कहानियों के मौज़ूआत और फ़न के एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डली। इससे बहुत पहले प्रेमचंद, जो कि कब पैदा हुए थे, 1880 में पैदा हुए थे और 1936 में उनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है, ने उर्दू के अफसाना निगारी को उरूज तक पहुंचा दिया था। यानी उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक से पहले ही अफसाने लिखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ है 1936 में, उस वक्त प्रेमचंद जो है क्या हो गया था, उनकी वफ़ात हो गई थी। पहला खुतबा दिया था उन्होंने और उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है, आगे लिखते हैं, प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरक़ी यूरोपी की देहात, जो आपकी मशरक़ी यूपी की जो देहाती ज़िंदगी है और कौमी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं उनकी भी तर्जुमानी की है ना। उन्होंने किसान, देहाती ज़िंदगी के जो मज़दूर हैं उनको ही अपना हीरो बनाया है। ठीक है, और किस तरह से जो बड़े आदमी हैं, जो अमीर पैसे वाले लोग हैं, है ना, ज़मींदार लोग जो हैं, वो किस तरह से उनका इस्तेसाल करते हैं, यानी शोषण करते हैं, उस चीज़ को उन्होंने दिखाया है। किसने? प्रेमचंद ने। ठीक है, इसके बाद सादत हसन मंटो आते हैं, कृष्ण चंद आते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, गुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी, बलवंत सिंह, है ना। इन सब के हाथों क्या हुआ है, उर्दू अफसाने ने बहुत तरक्की पाई है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में क़ुर्रतुल ऐन हैदर की नुमाया हैसियत है ना। ये भी बहुत अच्छी अफसाना निगार हैं। लिखते हैं 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का भी आगाज़ हो गया था। यानी 1960 के आसपास आते आते उर्दू में अलामती अफसाने भी आने लगे थे। ठीक है, इस रंग के नुमाइंदा जो अफसाने निगार हैं उसमें इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश,
है ना, अनवर सज्जाद, है ना, यहाँ पे आपके बलराज मीना जो हैं ये आपके नियार मसूद और खालिदा हुसैन, ये इसके कुछ अहम नाम हैं जो अलामती अफसाने कहते हैं। ठीक है, अलामती अफसानों का क्या मतलब होता है कि इसमें ना कोई पुराने किरदार या पुराने वाक़यात को लिया जाता है, उसको मौजू बना के बात करते हैं। ठीक है, इंतज़ार हुसैन का आखिरी आदमी अफसाना है, ये इसकी बहुत अच्छी मिसाल है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लिखते हैं हकीकत निगारी की रवायत को आगे बढ़ाने वालों में हयात अल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी, अशफाक अहमद, रामलाल और जोगिंदर पाल काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अफसाना निगारी में हकीकत पसंदी को ज़्यादा फ़रोग़ दिया था। ठीक है, आगे लिखते हैं नई नस्ल के कई अफसाना निगारों ने बराह रास्त तर्ज बयान के बजाय अलामती तर्ज बयान को क्या करा है, तरजीह दी है। यानी कि वो नॉर्मल तर्ज बयान नहीं करते हैं अफसानों में, बल्कि क्या करते हैं, अलामती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था अफसाना निगारी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बलवंत सिंह के बारे में। ठीक है, कि बलवंत सिंह कौन थे, कब पैदा हुए, क्या क्या उन्होंने लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। बलवंत सिंह ये 1920 या 21 में पैदा हुए थे और 1986 में मर गए थे। ठीक है, तो लिखते हैं बलवंत सिंह ज़िला गुजरानवाला में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई। ठीक है, यानी स्टार्टिंग की जो पढ़ाई थी वो सब गांव के स्कूल में ही की। इसके बाद कहते हैं मैट्रिक जो है देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल में पास की। ठीक है, और क्रिश्चियन कॉलेज से इलाहाबाद से उन्होंने क्या किया, इंटर किया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने BA किया। और ये करने के बाद वो तलाश माश यानी कि रोज़गार की तलाश में लाहौर और कराची भी चले गए। ठीक है, पहले ज़माने में लोग बेचारे रोज़गार के लिए आज भी खैर घूमते हैं, लेकिन पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा घूमते थे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है दिल्ली में रिसाला आजकल के नायब मुदीर की खिदमत भी अंजाम दी। अब दिल्ली में एक रिसाला निकलता था जिसका क्या नाम था, आजकल। ठीक है, तो उसके भी मुदीर रहे, नायब मुदीर रहे, है ना। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं इसके बाद से अपने इंतकाल तक इलाहाबाद में रहे। ठीक है, सब जगह घूम फिर के फिर दोबारा कहाँ आ गए, इलाहाबाद आ गए, और इलाहाबाद में ही 1986 में उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। ठीक है, उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एक रिसाला निकाला था जिसका क्या नाम था, फसाना, और हिंदी में एक निकाला था जिसका क्या नाम था, उर्दू साहित्य जारी किया था। ठीक है, 2 रिसाले निकाले थे, एक उर्दू में था जिसका क्या नाम था, फसाना, और एक हिंदी ज़बान में निकाला था जिसका क्या नाम था, उर्दू साहित्य। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, जिसमें उर्दू तख्लीक़ात, ठीक है, नागरी रस्मुल ख़त में शाया हुई थी। यानी कि जो उर्दू में चीज़ें लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, वो शाया किस भाषा में हुई थी, किस रस्मुल ख़त में हुई थी, देवनागरी में। ठीक है, देवनागरी यानी हिंदी। ठीक है, आगे चलते हैं। बलवंत सिंह ने कई तवील और मुख्तसर नावल लिखे। रात, ठीक है, चोर और चांद, ये उनकी एक नावल का नाम है। क्या नाम है, रात, चोर और चांद, यानी एक रात है जिसमें चोर भी है और चांद भी है। ठीक है, चक पैरान का जस्सा, ठीक है, पहले उर्दू में शाया हुए और इनके फिर क्या हुआ, देवनागरी रस्मुल ख़त में शाया होने वाले नावल और अफसानों मजमूओं की तादाद भी लगभग कितनी है, 30 है। यानी इन्होंने ना हिंदी ज़बान में भी लिखा है। ठीक है, हिंदी रस्मुल ख़त में। आगे लिखते हैं कि उनका पहला जो अफसाना था उसका क्या नाम था, सज़ा, जो कि 1937 में दिल्ली के रिसाले साक़ी में शाया हुआ था। ठीक है, पहले ये लोग क्या करते थे, जो अपने अफसाने वगैरह लिखते थे तो वो न्यूज़पेपर में ही शाया किए जाते थे। ठीक है, तो किस में हुआ था, साक़ी में हुआ था। आगे लिखते हैं जगह, है ना, तारपोद, हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर, बलवंत सिंह के अफसाने और सुनहरा देश उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। ये उनके अफसानवी मजमूए के नाम हैं। आगे लिखते हैं बलवंत सिंह की इब्तिदाई अफसानों में पंजाब की देहाती ज़िंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा मिलता है। ठीक है, यानी कि पहले उन्होंने जो अफसाने लिखे हैं, देखिए जो इंसान जहाँ होता है ना, जहाँ का होता है, तो उसकी चीज़ों में, उसकी तहरीरों में वहाँ के जो अक्स हैं वो नज़र आते हैं। ठीक है, तो उनके भी तहरीरों में पंजाब के नक्शे नज़र आते थे। ठीक है, वहाँ की ज़बान, वहाँ के जो त्यौहार हैं, वो सब चीज़ें, वहाँ का पहनावा, सारी चीज़ें उनके अफसानों में पंजाब की ही होती थी। ठीक है, आगे लिखते हैं इस बिना पर कुछ लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि बलवंत सिंह सिर्फ पंजाब के देहात और सिख किरदारों की ज़िंदगी के अक्कास हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनके अफसानवी कैनवस ख़ास वसी है। यानी कि उनका जो अफसानवी कैनवस है, यानी जो उनका प्लॉट है वो क्या है, वो बहुत वसी है, वो हर तरह की चीज़ों को लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने देहात की ज़िंदगी पंजाब के, है ना, इसको लिखा है, इसलिए लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद ये सिर्फ कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपने अफसाने को।
लम्हे, तो लम्हे के पहले हम लोग मुश्किल सवालात पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है सोम का दिन यानी सोमवार का दिन, पीर। ठीक है, हाथ पाँव फूलना ये मुहावरा होता है यानी घबरा जाना। मुहम्मल मतलब होता है बेमानी। ठीक है, मौसर मतलब होता है कारगर, जो असरदार हो। ठीक है, दरख्शां मतलब चमकदार। खातिर खां यानी मर्जी के मुताबिक। शाना, शाना मतलब कंधा। रुजू करना, रुजू करना मतलब होता है किसी से मशवरा लेना, राय मशवरा करते हैं ना, उसे कहते हैं रुजू करना। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा है जानो, जान मतलब क्या होता है रान, जांग। कौल, कौल मतलब कही हुई बात, है ना। तायद, तायद मतलब क्या होता है मदद करना। खद्दो खाल, खद्दो खाल का मतलब होता है नाक नक्शा। ठीक है, मजहब, मुहज़्ज़िब, सॉरी मुहज़्ज़िब मतलब तहजीब याफ्ता, जो बहुत अदब के साथ हो, है ना, उसे मुहज़्ज़िब कहते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है मोहिनी, मोहिनी मतलब क्या होता है पुरकशिश, ये हिंदी वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है तामुल, तामुल मतलब क्या होता है झिझक यानी देर से करना। ठीक, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे आपका सरजनिश, सरजनिश मतलब होता है डांट फटकार, जिसको अच्छे से डांट लगा दी जाए। इकबाल करना यानी कि मान लेना किसी चीज़ को। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका कहनमश, कहनमश मतलब होता है माहिर या तजुर्बेकार। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है तिल्फाना अंदाज, तिल्फ कहते हैं बच्चे को, है ना, तिल्फाना अंदाज मतलब क्या होता है बच्चों जैसा ढंग। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है महजूब होना, महजूब होना मतलब होता है शर्मिंदा होना। दफ्तर यानी अचानक से, सुकूनत मतलब खामोश। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मरासिम, मरासिम कहते हैं रस्म की जमा को। ठीक है, मेल जोल। इसके बाद देखिए लिखा हुआ असाबत, असबात मतलब भी क्या होता है किसी बात की सबूत की जमा। ठीक है, में सर हिलाना यानी किसी बात को तस्लीम कर लेना। ठीक है, यहाँ देखिए ड्यूट लिखा है, ड्यूट मतलब होता है दुगना। फिर आगे लिखा हुआ है खशात, तो खशात का मतलब होता है खदशा की जमा। ठीक है, यानी कि खतरा, अंदेशा। ठीक है, यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है फितने जगाना यानी हंगामा बर्पा करना, कोई ऐसा इंसान जो फितने जगाता है ना, हंगामा करवाता है, लड़ाई झगड़े आग में घी डालने का काम करता है। ठीक है, अब हमारा क्या है ये अफसाना शुरू होता है। मैंने आपसे जैसा कि पहले ही कहा है कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ें, तो हम लोग खुलासा पढ़ेंगे जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई हाँ इस अफसाने में क्या हुआ था। ठीक है, लिखते हैं बलवंत सिंह के इस अफसाने लम्हे का हीरो जो है वो कौन है, उमाकांत है, जो एक लाबाली और क्या है बेकार नौजवान यानी जो काम वाम करता नहीं है, बकवा बिल्कुल घर में ठिलवा पड़ा हुआ आदमी है ना, वेला एकदम। लिखते हैं घर वाले उसकी बेकारी से नाखुश है और चूंकि उसकी शादी नहीं हुई इसलिए उसके जहन पर रोमानियत मुसल्लत रहती है, यानी उसकी शादी नहीं हुई तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी शादी भी हो जानी चाहिए। ठीक है, उमाकांत अपना एक वाक़या खुद बयान कर रहा है कि सोमवार का दिन था, वो घर से तैयार होकर निकला और बस स्टैंड पर पहुंचकर, अब देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उमाकांत जो एक आदमी है वो क्या हुआ अपने घर से निकला है, अपना खुद वाक़या बयान कर रहा है कि मैं घर से निकला हूँ। ठीक है, मंडे का दिन था यानी सोमवार का दिन था, तैयार होकर निकला, बस स्टैंड पर पहुंचा और कनॉट प्लेस जाने वाली बस में बैठ गया। ठीक है, यानी वाक़या कहाँ का हो गया, दिल्ली का हो गया, है ना, कनॉट प्लेस का है दिल्ली में अपनी। लिखते हैं सर्दियों के दिन थे, बस में एक अजीब सा सुकून तारी था, यानी सर्दी के दिन थे तो सब लोग बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे, कोई चहल पहल नहीं थी बस में। ठीक है, उसने औरतों और लड़कियों का जायज़ा लिया और कोई भी लड़की या औरत उसकी पसंद पर पूरी नहीं उतरी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसे ये लगता था कि कोई भी अच्छी लड़की मिले मैं उससे दोस्ती करके शादी वादी कर लूँ, है ना। तो बस में देखने लगा कि शायद कोई अच्छी सी लड़की मुझे मिल जाए, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिली, यानी जिस तरह की वो लड़की चाह रहा था। बस में लड़कियाँ थीं, औरतें थीं, लेकिन जिस तरह से वो चाह रहा था कि भाई कोई खूबसूरत सी हो या जैसी भी, उस तरह की कोई लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। एक औरत उसकी जानिब पीठ मोड़े बैठी थी और 2 बच्चों की माँ थी, यानी उसने क्या देखा कि एक औरत है जो उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठी है और वो 2 बच्चों की माँ है। ठीक है, वो सोच रहा था कि 20-25 मिनट का ये सफ़र यूं ही कट जाएगा, दिल बहलाने की कोई हसीन सूरत दिखाई ना दे रही। अब मतलब ये उसे लग रहा था कि जहाँ से वो जा रहा है कनॉट प्लेस तक, वो 20-25 मिनट का सफ़र है वो यूं ही कट जाएगा, उसका दिल बिल नहीं बहलने वाला। क्यों? क्योंकि उसको उसकी पसंद की कोई लड़की मिली नहीं। अगर कोई लड़की मिलती तो वो उससे बात करना शुरू करता तो थोड़ा सा उसे मतलब मज़ा आता, या हम कह सकते हैं उसका सफ़र आसानी से कट जाता क्योंकि बात करने के लिए कोई उसे दोस्त मिल जाता। ठीक है, अब लिखते हैं बस चल पड़ी। टिकट लेते वक्त वो औरत मुड़ी और उमाकांत को एक खूबसूरत चेहरा नज़र आया। अभी जो औरत यहाँ उसकी तरफ पीठ करे हुए बैठी थी ना, जो 2 बच्चों की माँ थी, अभी उसने उसका चेहरा नहीं देखा था उमाकांत ने। ठीक है, अब उसने क्या करा, अब जब उसने देखा तो उसे बहुत खूबसूरत सी एक औरत नज़र आई। ठीक है, अब
उसका जहन उस औरत से बातचीत शुरू करने के मंसूबे बनाने लगा, यानी वो प्लानिंग करने लगा कि किस तरह से मैं इस लेडी से बात करना शुरू कर सकता हूँ। उसने देखा कि औरत के शाने से लगे हुए बच्चे के कान के पीछे दाद है, यानी उसने क्या देखा कि औरत के कंधे पे एक बच्चा है, जैसे माँ होती है, माँ कंधे पे बच्चों को ले लेती है ना, तो वो जो गोद में उन्होंने ले रखा है, तो उस बच्चे के कान के पीछे क्या है, दाद है। उसने बच्चे के दांत की तरफ इशारा करते हुए औरत से पूछा, क्या इसे दाद हो रहा है? औरत ने हाँ में जवाब दिया। ठीक है, यानी अब देखिए इस तरह से उसने क्या करा, बातचीत शुरू कर दी। उसने औरत से पूछा, क्या इसके कान के पीछे दाद हो गया? तो औरत ने कहा हाँ। ठीक है, इस तरह से बातचीत का सिलसिला क्या हो गया, शुरू हो गया। उमाकांत ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर बताया, यानी होम्योपैथी वाले डॉक्टर भी बताया कि भाई आप इससे दवा ले लेना, ये अच्छा डॉक्टर है। बातों ही बातों में उसे ये मालूम हो गया कि ये औरत मुसलमान है। और फिर औरत ने बताया कि जब दिल्ली में तक़सीम मुल्क के वाक़यात फसाद हुए, ठीक है, यानी जो तक़सीम हिंद जब हुआ है, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटा है, तक़सीम मुल्क हुआ है, उस वक्त जो फसाद हुए थे वो अपने घर वालों के साथ दिल्ली पे थी, यानी वो कहाँ थी, दिल्ली में थी। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो मुसलमान है ना। और आपको पता है कि जब आज़ादी हुई है उस वक्त पाकिस्तान की तरफ जो हिंदू रह रहे थे वो सब हिंदुस्तान आ गए थे, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे थे वो सब पाकिस्तान चले गए थे, है ना। इस तरह से अदला बदली हुई थी, किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, जो आना चाहे वो आए और जो ना आना चाहे वो ना आए। देखिए हम भी तो अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि उस टाइम पे ये चीज़ें कुछ थी जो सबको माननी भी पड़ी, है ना, जो आप सब भी जानते होंगे। ठीक है, तो बताती है कि हम लोग कहाँ रह गए थे, दिल्ली में ही रह गए थे। उसका नाम भी क्या था, सुल्ताना था उस लड़की का नाम। ठीक है, आगे लिखते हैं, इतने में सफ़र ख़त्म हो गया, यानी उस औरत ने इतना ही बताया था अपने बारे में कि उसका स्टॉप आ गया, यानी सफ़र ख़त्म हो गया। उसने औरत की मदद करनी चाहिए, लेकिन औरत ने मना कर दिया। यानी उसने सोचा लाओ, मतलब मैं औरत की थोड़ी बहुत मदद कर दूँ, अच्छा सा आदमी बन जाऊँ, लेकिन औरत ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। उमाकांत आगे बढ़ गया, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसने पलट कर देखा तो उस औरत के टांग में लंग नज़र आया, यानी लंग मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लिंगड़ापन, है ना। वो सोचने लगा कि ऐसी हसीन औरत और ये ऐब जानने के लिए उमाकांत औरत के करीब पहुंच गया। यानी अब क्या हुआ, अभी वो आगे चला गया था लेकिन उसका दिल नहीं माना, है ना। फिर उसने पलट के देखा, जब उसने पलट के देखा तो उसने देखा कि भाई उस औरत का जो पैर है वो हल्का सा लिंगड़ा है। तो फिर उसके दिल में बेचैनी हुई कि इतनी खूबसूरत औरत है, ये लिंगड़ी कैसे है। तो फिर उसके पास पहुंच गया ये जानने के लिए कि भाई तुम लिंगड़ी कैसे हो गई। तो सुल्ताना ने उसे बताया कि ना तो उसका शोहर उसे लेने आया है और ना ही उसने कोई नौकर भेजा, यानी अब उसने अपने पैर के बारे में नहीं बताया, ये बताया कि उसका हस्बैंड यही रहता है लेकिन वो उसे लेने नहीं आया है, और ना ही उसने किसी नौकर को भेजा है कि भाई ले आओ जाके। और जब उमाकांत ने उसकी टांग के बारे में सुल्ताना से मालूम करता है, यानी वो उसकी टांग जो है उसके बारे में जब उससे मालूम करता है कि ये कैसे हुआ, तो वो बताती है कि एक सूरवीर ने लाठी घुमाकर मारी थी, यानी फसाद के वक्त एक आदमी ने क्या करा था, उसके लाठी घुमाकर मार दी थी, जिसकी वजह से उसके टांग की हड्डी वगैरह कुछ टूट गई होगी, है ना। इतने में सुल्ताना का नौकर आ जाता है और वो उसके साथ चली जाती है, यानी इतनी देर में उसका नौकर आ गया। ठीक है, उमाकांत दूर तक उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गई, है ना। यानी वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, है ना। तो अब देखिए यह लम्हे, इसका नाम इसीलिए रखा गया कि कुछ लम्हों में ही हमारे कुछ इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं जिनके बारे में हमें जानना समझना बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब अगर वो चाहता तो ना जानता क्या परेशानी थी, लेकिन उसने फिर भी उसके बारे में जाना, है ना, अच्छी खासी उसकी दोस्ती हो गई। ठीक है, चलिए अब सवाल जवाब देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, इस अफसाने का उन्वान लम्हे क्यों रखा गया है। तो बताइए क्यों रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे लीजिए, मेरे बताने से बात ही याद दिया। लिखते हैं, इस अफसाने के हीरो के बस के सफ़र के मुख्तसर वाक़े में हर पल एक नई बात सामने आती है ना। हर लम्हे उसके साथ कुछ नया होता है। पहले वो देखता है वो औरत बेकार लगती है, फिर जब वो अपनी शक्ल दिखाती है तो उसे लगता है इतनी खूबसूरत है। ठीक है, फिर जब वो बात करता है तो उसे पता चलता है वो मुसलमान है। फिर जब वो बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो दिल्ली की ही रहने वाली है ना। फिर जब बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेचारी के पैर पे किसी ने मार दिया था, इसलिए वो बेचारी लिंगड़ी हो गई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर वक्त उसे कुछ नया नया पता चलता है, इसीलिए हमने उसका नाम लम्हे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं, बस के मुसाफिर के बारे में अफसाने निगार ने जो तफसील पेश की है उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए कि भाई देखिए, क्योंकि ये हमने समरी पढ़ी है ना। अगर आप पूरा अफसाना पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को और पूरा अफसाना भी।
अगर आप पूरा अफ़साना पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई ऐसा क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस अफ़साने का मरकज़ी ख़याल क्या है, बताइए ये अफ़साना हमें क्यों दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये है कि इंसान को बिला किसी तफरीक मज़हब और मिल्लत के एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए, है ना। इंसानियत इसी का ही नाम है कि हमें क्या करना है, किसी के मज़हब को या किसी के नाम को या इन सब चीज़ों को सामने नहीं लाना है। हम जो ज़रूरतमंद है उसकी हमें मदद करनी चाहिए। आ रही बात समझ में? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ अहम सवालात दिए हुए हैं, ठीक है। इनको अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके 5 मार्क्स में बन जाते हैं कि भाई बलवंत सिंह के अफ़साना निगारी का जायज़ा लीजिए। वैसे बलवंत सिंह का आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लम्हे पर नोट लिखिए, ये क्वेश्चन तो अक्सर बेशतर आ ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। ये मैंने हल्के हल्के स्क्रॉल कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप चाहे तो क्या नाम है, वीडियो को डाउनलोड करके स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, या जो भी पढ़ रहा है उसके साथ शेयर करें इसे, ताकि उसका भी काम पूरा हो सके, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।